जरा चलेंगे। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन में शामिल ईडी, आईटी, सीबीआई, निर्वाचन आयोग, पूरी मशीनरी जो घटक दल के रूप में एनडीए में शामिल है, उन सब के लिए आज का दिन बहुत भारी रहा होगा। आज की तारीख उन्हें बहुत दिनों तक याद रहेगी। एक दिन में दो बड़े झटके, थोड़ा मुहावरे की भाषा में कहा जाए तो दो करारे तमाचे लगे हैं इस गठबंधन के दोनों तरफ के गालों पर। एक झारखंड से बहुमत का आंकड़ा तमाचे के रूप में, और दूसरा सबसे बड़ी अदालत से लोकतंत्र की हत्या जैसे जुमले का इस्तेमाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। ये दो झटके ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि देश को अब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। झारखंड में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। किस तरह ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, किस तरह राजभवन बहुमत के नेता को शपथ लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए न्योता देने में हीला हवाली करता रहा, और किस तरह पटना में चंद मिनटों और घंटों में शपथ दिला दी गई नीतीश कुमार को। यह भी देश ने देखा। और चंडीगढ़ में पीठासीन अधिकारी ने जो कुछ किया वो कैमरे में दर्ज होकर पूरी दुनिया के सामने रहा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ही है ये सब कि वो कैमरे में देखकर जो कुछ कर रहा था वो लोकतंत्र का मखौल है, लोकतंत्र की हत्या है। मैं चंडीगढ़ के मसले में छोटा सा एक छिपक जोड़ना चाहता हूं राजीव जी। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी सबसे बड़ी अदालत, जेर बहस कई सारी ऐसी बातें कहता और करता है जो बाद में फैसले में दिखाई नहीं देती। आपको महाराष्ट्र का मसला याद होगा। महाराष्ट्र के मामले में न जाने क्या क्या कहा गया। फैसले में भी कहा गया विधानसभा अध्यक्ष का फैसला गलत है, ऐसा हुआ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन सरकार चलती रहेगी। ये अजीब तरह का न्याय है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत तो ये कहता है, डिवाइन जस्टिस तो ये कहता है कि अगर आपने सब कुछ गलत माना था तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार चलती कैसे रही? सरकार उसी दिन उस टिप्पणी के साथ ही नल एंड वॉइड क्यों नहीं हो गई, बर्खास्त क्यों नहीं हो गई? जी, मुझे चंडीगढ़ के मामले में भी ये देखना है, मुझे भी और देश को, कि जो कुछ कहा गया कायदे से तो आज शाम को सूरज डूबने से पहले उस कथित पीठासीन अधिकारी को के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर उससे सलाखों के पीछे होना चाहिए था। ये जघन्य अपराध है इस लोकतंत्र के पूरे प्रांगण में, लोकतंत्र की व्यवस्था में, कि आप गलत तरीके से मतपत्रों को रिजेक्ट करके अपात्र को जिता दें। कुल मिलाकर आज का जो परिदृश्य था वो इतना भारी था कि उसका शायद कुछ प्रभाव माननीय प्रधानमंत्री के भाषण में दिखाई दिया। आपने कहा कि जब दिल्ली तक आएंगे तो संसद भी रास्ते में पड़ेगी, तो हमने संसद में वो प्रदर्शन भी देख लिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को, नेता सदन को उत्तर देना होता है, उन बिंदुओं पर बात करनी होती है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, 50-60 हमारे साथियों ने अपना संबोधन दिया, भाषण दिया, लेकिन वे पूरा समय गांधी नेहरू परिवार पर बोलते रहे। महंगाई की बात कर रहे थे, कांग्रेस आती तब महंगाई आती। महंगाई आजादी के बाद इतिहास में चरम पर है इस वक्त। वो महंगाई शायद नरेंद्र मोदी जी को नहीं मालूम। आज एक और बड़ा जबरदस्त वाकया हुआ कि जब वे परिवारवाद का उल्लेख कर रहे थे तब कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और बाकी लोगों ने उन्हें बीजेपी के परिवारवाद की याद दिला दी। वहां अवसर नहीं रहा होगा, हमारे पास भी समय कम है राजीव जी, वरना इतनी लंबी फहरिस्त है बीजेपी के परिवारवाद की। खुद नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कितने सारे सुपुत्र और सुपुत्रियां शामिल हैं, यह भी याद दिलाने की जरूरत है। तो मुझे कुल मिलाकर लगता है कि आपने जो कहा कि लोकतंत्र का पहिया अब इन अनियमितताओं पर चलना शुरू हो गया है, इसका अंजाम 2024 में देखना है कि सचमुच में अगर निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से चुनाव होता है तो जनता क्या फैसला करेगी। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जनता जनार्दन ईश्वर है, भगवान है, हम सब मानते हैं। लोकतंत्र का खुदा, लोकतंत्र का भगवान तो मतदाता ही है। लेकिन कुल मिलाकर उस मतदाता को यह समझना है कि ये लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, पूरी निर्वाचक प्रणाली को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, बुलडोज करना चाहते हैं, उनकी नीयत को, उनके इरादों को जनता को समझना है। उसी जनता को जिसे नरेंद्र मोदी जी ईश्वर कह रहे हैं। मुझे भी उस पर भरोसा है। जी राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें देखिए झारखंड से। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके जरिए। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी जो यात्रा लेकर निकले हैं, उसका घोषित उद्देश्य भले ही न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है वो सत्ता के लिए कांग्रेस को मैदान में लाना और गठबंधन के जो दल हैं उनको साथ लेकर चलने का एक प्रयास है। सहज संयोग ही मानिए कि वे जहां जहां पहुंच रहे हैं यात्रा लेकर, वहां उनसे पहले, उनके पहुंचने से पहले बीजेपी मोदी शाह की जोड़ी कुछ न कुछ ऐसा कर देती है कि राहुल गांधी की यात्रा को फुटेज अपने आप मिल जाता है। पहले बिहार में हुआ, फिर झारखंड में हो गया। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता दिखाई देते हैं फिलहाल जो नरेंद्र मोदी से न डरते हैं न पीछे हटने को तैयार है। लेकिन उन एकमात्र के बाद जो दूसरी एक श्रृंखला है नेताओं की, उनमें आज की तारीख में हेमंत सोरेन का नाम एक बड़े नाम के रूप में स्थापित हो गया जी। प्रशांत जी ने कहा था कि आज की तारीख में हेमंत सोरेन देश के नेता के रूप में स्थापित हो गए, तो हेमंत सोरेन को थैंक यू मोदी जी कहना चाहिए कि मोदी जी की कृपा से हेमंत सोरेन और साथ में एक बाई प्रोडक्ट के रूप में चंपई सोरेन भी आदिवासियों के राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए इसका श्रेय नरेंद्र मोदी और उनकी ईडी और सीबीआई वगैरह को जाता है। अब राहुल गांधी की यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। उड़ीसा में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं थी, बहुत कम संख्या में विधायक हैं वहां पर, लेकिन संयोग ऐसा है कि कांग्रेस ने उड़ीसा में ही एक प्रोजेक्ट लागू किया राजीव जी, उसका नाम है न्याय प्रोजेक्ट। यह भी संयोग है कि उसका जो संयोजक बनाया गया वो ग्वालियर के भूतपूर्व विधायक प्रवीण पाठक हैं, जो अभी इस चुनाव में हार गए। पिछली बार उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री नारायण सिंह को हराया था। उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कल उड़ीसा में भुवनेश्वर में लॉन्च किया है और राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं। ये भी कांग्रेस की और राहुल गांधी की मंशा के मुताबिक है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से, और ये न्याय प्रोजेक्ट पार्टी के भीतर के लोगों के लिए है कि जो टिकट चाहते हैं उनके साथ न्याय हो। उसकी पूरी एक प्रक्रिया है, कोई आवेदन की प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन करना है जिन्हें लोकसभा के टिकट चाहिए वगैरह वगैरह। तो राहुल गांधी की यात्रा जब वहां पहुंचेगी उससे पहले कल वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। प्रवीण पाठक और डॉक्टर अजय कुमार, जो भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय शायद प्रवक्ता हैं, उन्होंने उसको लॉन्च किया। कुल मिलाकर राहुल गांधी की यात्रा जब इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेगी और 16 तारीख को उत्तर प्रदेश पहुंचना है उसे, अग्नि परीक्षा तब होगी इसकी। उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं, लखनऊ से होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है। अखिलेश यादव वहां बहुत बड़े एक साथी के रूप में अब तक डटे हुए हैं। भले ही नरेंद्र मोदी आज सदन में कह रहे हो कि इनका गठबंधन बनने से पहले ही टूट गया, बिखर रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था, जो 2-3 बड़े नाम राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस के साथ या मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में टिके हैं, उनमें अखिलेश यादव और उससे पहले अभी महाराष्ट्र जब पहुंचेंगे राहुल गांधी तो उद्धव ठाकरे, बिहार में तेजस्वी यादव, सोरेन, हेमंत साबित हो ही गए पक्के वाले सहयोगी। तो मुझे लगता है राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जब ये खत्म होगी तब तक राहुल गांधी और कांग्रेस और उनका गठबंधन एक मजबूत विपक्ष के रूप में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में नरेंद्र मोदी के सामने दिखाई देगा, ऐसा अब तक की उनकी कवायद से लग रहा है। ये जरूर देखना होगा राजीव जी, जिस तरह की आशंकाएं बनी रहती हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी और उनका जो सहयोगी गठबंधन है, उनके सहयोगी दल हैं, जिसमें मैं राजनीतिक दलों के नाम कभी नहीं लेता हूं, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि चुनाव आयोग है, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, एनआईए है, मुख्य धारा का मीडिया है, वो भी तो एक घटक दल के रूप में बीजेपी के साथ काम कर रहा है। ये इस मार्च में यात्रा खत्म होने तक और कितनी तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा और कहां कहां तोड़फोड़ कर पाएगा, ये देखना बाकी है। लेकिन मैं आपके उस जुमले पर फिर लौटता हूं जिसमें आपने कहा कि लोकतंत्र का पहिया अब उल्टा चलना शुरू हो गया है। एक खबर जो अभी आज की आई है, मुझे नहीं मालूम आपने उसका उल्लेख किया कि नहीं, जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं, शायद संतोष सुमन उनका नाम है, मंत्री हैं अभी, वे इस्तीफा देने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार को जितनी मोहलत दी जा रही है कि वे विश्वास मत साबित करें, अपना बहुमत साबित करें, ये मोहलत इसीलिए तो दी जा रही है। जो सत्र कल से शुरू हो रहा है उसको 10 तारीख से
10 तारीख को उन्हें बहुमत साबित करना था, 12 तारीख कर दिया गया। यानी आपको पूरा समय दिया जा रहा है कि आप जितनी तोड़फोड़ कर सकें कर लीजिए, लेकिन इस बीच में अगर उनके खेमे से तोड़फोड़ हो गई तो 12 तारीख को बिहार की विधानसभा में भी, पटना में भी वो जो काल चक्र है वो उल्टा चलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें इसकी प्रतीक्षा करनी होगी राजीव जी। जी, प्रतीक्षा करनी होगी। 6 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 6 दिन, और इन 6 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारी खबरें